हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। दिस इज़ प्रणय एंड यूकेपीएससी लेक्चरर PYQ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। इस वाले वीडियो सेशन में हमारा क्या कहते हैं, हम जो छोड़ा था जहाँ से वहीं से हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। और जो भी नए हैं अभी जो कहते हैं जो इसी लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो लाइफ साइंस वाले हैं जिनका सब्जेक्ट लाइफ साइंस है उन्हीं के लिए ये वाला जो सेशन होगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस आर विजुअलाइज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप। देखिए क्या कहते हैं कि मैंने कल जो कहते हैं हमारा प्रीवियस जो क्या कहते हैं सेशन था उसमें मैंने बताया था कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस काम कैसे करती है। क्या होता है कि जब डीएनए की फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है, जैसे कि डीएनए फ्रेगमेंट फिंगर प्रिंटिंग करते हैं हम, ठीक है, तो जब डीएनए का ऐसे करते हैं हम डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रूव्स बने होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रूव्स बने होते हैं, ठीक है। मैं तो आपको तीन चीज़ बनाता हूँ, यहाँ पे ग्रूव्स बने होते हैं। अब क्या होता है जब डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किसी सेल से, कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस पर क्या करते हैं हम एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस रिएक्ट करवाते हैं। अब उस एंडोन्यूक्लियर और यहाँ पे ना बेस पेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग होती है, इसको बोलते हैं मार्कर वाला। एक साइड में यहाँ पे मार्कर वाला होता है, ठीक है। इसमें जब करंट फ्लो कराया जाता है तो क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इन ग्रूव्स में क्या डाला जाता है, हमारा डीएनए डाला जाता है। इनमें क्या डाला जाता है, हमारा डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाले जाते हैं। तो जैसे इसके अंदर करंट रन करा जाता है ना, तो ये वाला ना जेल वाला एरिया होता है। यहाँ से एरिया क्या होता है, हमारा यहाँ पे जेल होता है, ठीक है। अब ये जेल क्या होते हैं, पोरस होते हैं, मतलब इसमें ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जो जितना लाइट वेट होगा, फिर जो जितना हैवी होगा, तो डीएनए के जितने बड़े वाले सेगमेंट हैवी होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा सेगमेंट उसका मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उतना ही कम दूरी तय करेगा, ठीक है। तो हैवियर सेगमेंट क्या करेंगे, ऊपर रहेंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, इस तरीके से बैंड बनते हैं, ठीक है। इस टाइम पे बैंड नहीं बनते हैं, इस टाइम पे खाली ये रन होते हैं। इस टाइम पे हम नेकेड आई से या फिर क्या कहते हैं, हम इस टाइम पे इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये रन हो जाता है, रन होने के बाद इस जेल को, यहाँ जेल की ये स्लिप पेपर होती है, सॉरी पेपर बोलना है कि जेल की एक स्लिट होती है, उस स्लिट को पिक करते हैं। इसको ना, अब ऑब्वियस सी बात है, हमने जेल को रन करा है, तो जेल को रन करने के बाद क्या होगा, हमने उसको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए क्या चाहिए हमको, कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए, किसी एक चीज़ से मार्क करना है हमको, जो सेगमेंट्स है उनको मार्क करना है, ताकि हम देख सके कि कौन सा सेगमेंट कैसा है, मार्कर में कितना दूर गया है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इसको टैग करते हैं। और वो टैग किससे करते हैं हम, एक फ्लूरोसेंट डाई होता है, उससे हम क्या करते हैं, इसको टैग करते हैं, ठीक है। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के टाइम पे क्या होता है, जो टैगिंग होती है वो टैगिंग होती है हमारी किसकी, वो टैगिंग होती है हमारी ETBR की। ETBR मतलब इथीडियम ब्रोमाइड की, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस आर विजुअलाइज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप। क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इथीडियम ब्रोमाइड। ओके, तो क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया, ठीक है। ये जो इयोसिन होता है, फिर ऑप्शन नंबर ए में बात जो इयोसिन कर रहे हैं, इयोसिन का काम होता है जब किसी जगह पे किसी टिश्यू के अंदर अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग, ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू क्या होता है, सेल का एक हमारा क्लस्टर होता है, ठीक है, सेल का एक बहुत सारे सेल मिलके बने होते हैं। तो वो डिफरेंट सेल को और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मार्क करने का काम करता है। किस टाइप से वहाँ पे सेल है और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो मार्क कर रहा है अलग अलग कलर में, ठीक है। और यहाँ पे मार्क कर दे रहा है क्या कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो पिंक के अलग अलग शेड में वो मार्क करता है इसको। तो इयोसिन का काम क्या होता है, टिश्यू के अंदर अलग अलग सेल को मार्क करना और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मार्क करना। जब हम बात करते हैं हेमेटोजाइलिन की, ये सारे के सारे क्या हमारे स्टेनिंग एजेंट हैं, ठीक है। स्टेनिंग एजेंट का काम क्या होता है, ये सारे के सिर्फ फ्लोरेसेंट टाइप के होते हैं, मतलब कलर शो कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंट मतलब क्या है कि कलर शो करते हैं। कब शो करते हैं, जब यूवी रेडिएशन इसमें क्या करते हैं, अप्लाई करी जाती है, ओके। तो जो हेमेटोजाइलिन है, हेमेटोजाइलिन का मेन रोल क्या है, ये करते हैं टैग किसको, ये करते हैं एक्चुअली ना, इयोसिन जो है ये साइटोप्लाज्म को करते हैं, मैंने ये बताना भूल पड़ा, ठीक है। ये किसको करते हैं, साइटोप्लाज्म कर रहे होते हैं। वहीं पे हेमेटोजाइलिन किसको कर रहे होते हैं, टैग करते हैं न्यूक्लियस को, मतलब ये सेल के अंदर के पार्ट को मार्क कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस को करते हैं, राइबोसोम को कर रहे होते हैं, और क्रोमैटिन को करते हैं, क्रोमैटिन को कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्चिन का जो मेन काम होता है, ये क्या होते हैं,
अलग अलग टिश्यू फाइबर्स को वहां पे मार करते हैं। ये सेलुलर लेवल पे नहीं जाते, टिश्यू लेवल पर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों अलग अलग स्टेनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन देखिए डीएनए फ्रेगमेंट्स का तो समझ में आएगा। तो इन फ्यूचर अगर कभी आ गया कि साइटोप्लाज्म की मार्किंग के लिए कौन सा स्टेन यूज होता है, टिश्यू के अंदर अलग अलग इलास्टिक फाइबर्स को मार्किंग के लिए कौन सा यूज होता है, ठीक है, इवन न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो वहां पे आपने ये सारी कैसे सिंपल चीजें बता देनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैलस ग्रोथ। कैलस क्या होती है, देखिए हमारी ये हथेली होती है। तो जब हम इसको क्या कहते हैं, बहुत एक्सेसिव प्रेशर यूज करते हैं, बहुत एक्सेसिव काम कर रहे होते हैं, तो कुछ जगह पे ना हार्डेंड हो जाता है। सेल क्या होते हैं, रिपीटेड सेल डिवीजन होता है और वो हार्ड टाइप का हो जाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं हम, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम कैलस फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो कैलस फॉर्मेशन होता है, इस कैलस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम, जब भी क्या कहते हैं कैलस का फॉर्मेशन होता है, कैलस बनता है, तो इस चीज को कोई एक पर्टिकुलर केमिकल आपको पता है चाहिए होता है। तो वो सबसे पहला कॉमन चीज क्या आते हैं ह्यूमन में, जो क्या कहते हैं टोज, फिंगर्स, हथेली और क्या कहते हैं पैरों में ही होता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है हमको, इस ग्रोथ के लिए हमको चाहिए होता है साइटोकाइनिन। आपको पता है एक बहुत ही एसेंशियल हार्मोन है इन प्लांट। वहीं पे क्या कहते हैं इम्यूनोलॉजी में, फिर क्या कहते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम में बड़ा रोल करता है, ठीक है। तो इस साइटोकाइनिन को पर्टिकुलरली काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक और एजेंट चाहिए होता है जिसका नाम क्या है, थायामीन, ठीक है। तो क्या चाहिए होगा, ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैलस ग्रोथ, दैट विल बी आर थायामीन। उसके साथ साथ क्या कहते हैं हमारे बायोटिन भी होते हैं, राइबोफ्लोविन भी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो हमारा थायामीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइक्रोराइजे बैम आर इंपॉर्टेंट इन दी, ये होते क्या है हमारे माइक्रोराइजे, मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं फंगी के, ये क्या है हमारे फिर फंगी है। माइक्रोराइजे के बारे में जैसे बात आ गई है तो सिंपल सी बात है, किसी ने अगर पढ़ा है प्लांट अगर कोई भी कहते हैं विटेकर का जो 5 किंग सिस्टम है, तो माइक्रोराइजे अगर फंगी किसी ने पढ़ी है तो वो पता है माइक्रोराइजे क्या होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइक्रोराइजे का मतलब क्या है कि जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये मैंने सॉइल लेवल बनाया, ठीक है, ये स्टेम के ऊपर, ये यहाँ पे रूट है, ठीक है। ये रूट के साथ क्या करते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। ये रूट के साथ क्या करते हैं, रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। अब इससे होता क्या है, जो जब ये रूट पे अटैच हो जाते हैं तो ये चीज क्या करती है, इसको हेल्प करती है, हेल्प्स में क्या करती है, हेल्प न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो किसमें हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में। मतलब जो नॉर्मल प्लांट होगा कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट, अगर कोई वेसिकुलर फिर वैम वहां पे अटैच है, ये वाली फंगी वहां पे अटैच है, तो क्या करेगी ये इससे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। पहली बात तो ये है कि ये क्या होती है हमारी, ये जो हमारे पास मैंने वैम बनाए हैं जो क्या कहते हैं रूट में जुड़े हुए हैं, ये क्या होती है उसके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जुड़ी होती है, और वो क्या करते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में प्लांट्स को हेल्प करती है। ओके, तो जब प्लांट को हेल्प करती है तो वो ये कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को वो क्या करती है सप्लाई या फिर करके उसको एब्जॉर्प्शन में वहां पे हेल्प कर रही होती है। वो चीज क्या है, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो जो माइक्रोराइजे होती है फिर वैम होती है, ये वाली फंगी क्या करती है प्लांट में सबसे पहले फॉस्फेट न्यूट्रिशन को वहां पे क्या करती है हेल्प करती है, उसके साथ साथ सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट, ठीक है। ये दोनों चीजों के लिए क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, जिंक का काम नहीं करती है ये, ठीक है। हाँ, इसका कुछ रोल होगा, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बेसिकली रिवॉल्व किसमें होता है, सबसे ज्यादा रोल होता है इसके नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि बोथ ए एंड बी, और वही है हमारा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जिसमें क्या कह रहा है कि जो वैम होता है वो प्लांट को नाइट्रोजन की सप्लाई भी करवाता है और फॉस्फेट न्यूट्रिशन भी करवाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। SNPs इन DNA मीन्स, ठीक है, स्निप्स भी बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में। SNP में मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल टर्म में अगर आपने कभी SNP की फुल फॉर्म पढ़ी है तो यू नो व्हाट इज द आंसर, एकदम इतना आसान है, ठीक है। SNP क्या होता है, SNP बोलते हैं हम इसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि डीएनए के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, वहां पे हमारा चेंज होगा, उसी को बोलेंगे हम SNP डीएनए के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, बेस पेयर बोल दिया है इन्होंने, ठीक है।
तो क्या कह रहे हैं कि लोकल ट्रांसपोजिशन ऑफ जीन, नन ऑफ द अबव, डबल बेस पेयर वेरिएशन, सिंगल बेस पेयर वेरिएशन। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है हमारा सिंगल बेस पेयर वेरिएशन होता है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज से क्या होता है हमारा, कोई एक जैसे कि यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलते हैं हम SNP या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और ये जनरली ना क्या होते हैं कि जीन के बीच में होते हैं, जीन के सीक्वेंस के बीच में होते हैं, लेकिन कभी कभी ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसलिए हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे होंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बायोटेक्नोलॉजिकली फ्रॉम। ह्यूमन इंसुलिन देखिए नॉर्मली तो पेनक्रियाज बनाता है हमारा इंसुलिन। पेनक्रियाज में, हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी है, पेनक्रियाज में क्या है हमारे पास, एक आइलेट ऑफ लैंगरेंस है ना। ये थोड़ा सा वो आ गया एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट है। आइलेट ऑफ लैंगरेंस में क्या होते हैं हमारे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल होते हैं। तो बीटा सेल से क्या बनता है हमारा, इंसुलिन बनता है। सोच रहे होगे अल्फा सेल से क्या बनता है, तो अल्फा सेल से बनता है ग्लूकागोन। ठीक है, तो हमारा बेसिक हमारा इंसुलिन है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को ठीक करना। ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको इंसुलिन चाहिए होती है। तो डायबिटीज किसको होती है, जब उस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में जो आइलेट ऑफ लैंगरेंस है वो इंसुलिन की प्रॉपर सफिशिएंट, वो सफिशिएंट अमाउंट वो क्या कर रहे होते हैं वहां पे, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उस चीज से लड़ने के लिए, उस चीज से फाइट करने के लिए क्या होता है, हम बाहर से देते हैं, लैब ग्रोन इंसुलिन का यूज करते हैं। अब वो लैब ग्रोन इंसुलिन का यूज किसके थ्रू करा जाता है, ये क्वेश्चन में ही पूछा गया है। और वो क्या किससे कराता है हमारा, वो कराता है एस्चेरिशिया कोलाई से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सैकरोमाइसिस से भी करा आता है, लेकिन सबसे मेन हमारा क्या है, ई कोलाई या फिर एस्चेरिशिया कोलाई से कराता है। तो थर्मस एक्वाटिस है, इसको TAQ बोला जाता है। इसका यूज क्या होता है, इस बैक्टीरिया का यूज क्या होता है, इस बैक्टीरिया का यूज होता है ट्रांसलेशन में। ठीक है, हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे थ्योरी में प्रोटीन सिंथेसिस, तो उस टाइम पे ये टैक क्या कहते हैं, टैक पॉलीमरेज या फिर टैक एंजाइम का वहां पे रोल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टैक सॉरी इसमें बोल रहा हूँ, प्रोकैरियोट्स में भी काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज। एक ऐसा जीन जो क्या करता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज। ठीक है, देखिए यहां पे क्या कहा है कि वो आइडेंटिफाई करवाता है, मतलब वो उस चीज को बता दे कि हो रहा है। अगर वो कर रहा होता, अगर उसके एक्सप्रेशन को, जीन के एक्सप्रेशन को वहां पे अगर एक्सप्रेशन हो रहा होता, आइडेंटिफाई की बात नहीं होती, खाली एक्सप्रेशन हो रहा होता, तो उसको क्या बोल रहे होते हैं हम, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, मतलब उसको मार्क करना है। तो मार्क मतलब क्या है, ऑप्शन हमारा सेलेक्टिव मार्कर। वेक्टर क्या होता है, जीन का कोई एक सीक्वेंस, जीन का कोई एक पार्ट, डीएनए का कोई एक पार्ट जो उस पर्टिकुलर जीन को बताए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे वो सेलेक्टिव मार्कर हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मिड आपको पता है प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, जीनोम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि एजोला इज यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर बिकॉज इट। एजोला क्या होता है आपको पता है, एजोला ना एज इट इज हाई न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में अगर ये एजोला मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हाई न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को बना देता है। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्यों ये इतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, हैज एसोसिएशन विद माइक्रोराइजा नहीं होता है, हैज एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया नहीं होता है, हैज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम ये भी नहीं होता है। बच्चा एक ही ऑप्शन क्या है, मल्टीप्लाइज वेरी फास्ट टू प्रोड्यूस मैसिव बायोमास। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये इतना ज्यादा, इतना रैपिड ग्रो करता है सॉइल के अंदर। सपोज यहाँ पे सॉइल है, तो यहाँ पे एक है, तो टिल द टाइम ये क्या कहता है 1000 तक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1000 प्लस हो जाएगा। तो ये इतना रैपिड ग्रो करता है कि सॉइल के अंदर ये चीज क्योंकि ये बायोफर्टिलाइजर है, तो जितना ज्यादा उतना अच्छा वाला हिसाब हो गया, क्योंकि ये तो नेचुरल वाला है। तो जब ये चीज वहां पे सॉइल में इंट्रोड्यूस करा जाती है, तो इसका यूज इसलिए करा जाता है, ये बहुत अच्छा बायोफर्टिलाइजर इसलिए माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फास्टली, रैपिडली ये क्या करता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, बस पता होने वाला बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पॉलीमरेज यूज्ड फॉर पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब क्या होता है, इसमें हम करते हैं डीएनए का आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन। ये क्या होता है हमारा आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए की कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली कर रहे होते हैं। अब इस चीज में हम जो डीएनए लेते हैं, सपोज हमारे पास ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है
अब इस डीएनए को क्या करना है, हमको कॉपी करना है पीसीआर के थ्रू। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो डीएनए है इस डीएनए के डबल बॉन्ड है, इसको रीड करने के लिए ना इसमें प्राइमर देखिए पॉलीमरेज अटैच होगा। पॉलीमरेज अटैच होने से पहले क्या होगा, रेप्लिकेशन का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, डीएनए को अनवाइंड करना। अनवाइंड करने के बाद क्या करना, उसके अंदर रेप्लिकेशन फोर्क बनाना। रेप्लिकेशन फोर्क बनने का मतलब क्या है, हमारा कहाँ चला गया, ठीक है, हाँ, रेप्लिकेशन फोर्क बनने का मतलब क्या है कि उसके अंदर हमारा क्या होगा, डीएनए को अलग करना। तो इस चीज के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, हमको एंजाइम चाहिए। तो जैसे ही ये चीज हो जाएगी, अलग हो जाएगी, अलग होने के बाद क्या कहते हैं, डीएनए में ये पीसीआर की टेक्निक होती है, ठीक है। तो जैसे अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद हमारी बॉडी में तो क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स में या फिर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हमारे पास जनरली एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अवेलेबल है। बट जब हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, तो हमको ये डीएनए पॉलीमरेज किसी एक ऐसे चीज से चाहिए होता है जो कि क्या हो, इजीली क्या हो, डीनेचर ना हो। डीनेचर मतलब क्या है कि टेम्परेचर टॉलरेंट हो। इसीलिए कौन सा वाला और क्या कहते हैं, हम यूज करते हैं थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस देखिए नाम ही है थर्मस, थर्मस मतलब टेम्परेचर होती है, तो थोड़ा टेम्परेचर वबर जोन में रहता है, ठीक है। ये थोड़े से रेंज वाले टेम्परेचर में क्या कहते हैं, डीनेचरेशन नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम ही है थर्मस एक्वाटिकस। ओके, तो कहां से करा जाता है, हमारा पीसीआर के लिए पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीसीआर से रिलेटेड ही आ गया क्वेश्चन। क्या है हमारा कि व्हाट आर 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ कन्वेंशनल पीसीआर। तो हमारे पास ये डीएनए है, यही बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ये हमारे पास डीएनए है, इसको क्या करना है, पहले खोलना है, मतलब इसको डीनेचर करना है। डीनेचर कैसे करते हैं, हीटिंग से। जब इसको हीट दिया, हीटिंग से डीनेचर करा, डीनेचर करने के बाद क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, अब प्राइमर ऐड करेंगे। प्राइमर छोड़ते ही हम क्या करेंगे, इसको वापस से जोड़ने के लिए रख देंगे। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, अनीलिंग। अनीलिंग मतलब इसको अब क्या करेंगे, लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को लो कर दिया तो क्या होगा, ये अनिल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये चीज हो जाएगी, अब क्या करेंगे, इसके अंदर अनिलिंग, थोड़ा सा टेम्परेचर घटा दिया, तो अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर देंगे। और डीएनए पॉलीमरेज ऐड होते ही क्या हो जाएगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज कहां से लेंगे हम, थर्मस एक्वाटिकस से, ठीक है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर देंगे तो अब क्या होगा, वो इसको एक्सटेंड करने लग जाएगा, एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये क्या है, सबसे पहले हमने डीनेचर करा, सबसे पहले हमने डीनेचर करा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने डीनेचर वाला कर लिया, ये वाला टिक कर लिया हमने डीनेचर, ठीक है। उसके बाद एनिलिंग होगी, उसके बाद एनिलिंग होगी, ठीक है। एक्सटेंशन होगा और स्टैंड डिस्प्लेसमेंट होगा। स्टैंड डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसके अंदर क्या होगा, हमारा एक्सटेंशन हो रहा होगा। तो पीसीआर में क्या होगा, हमारा 3 बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डीएई, या फिर डीनेचर, एनीलिंग, एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द यूजफुल लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब जो नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप है, जब यहाँ पे 2 सेल है, फिर 2 मॉलिक्यूल है, 2 ऐसी चीजें जिसको हम माइक्रोस्कोप थ्रू देख रहे हैं, तो इनके बीच में कितना कम से कम डिस्टेंस हो कि ये उसको क्या करे, डिस्टिंग्विश कर पाए। तो उस डिस्टिंग्विशन, उस रेंज को इन 2 मॉलिक्यूल के बीच में अगर इससे कम हो जाएगा तो लाइट माइक्रोस्कोप उसको एक मॉलिक्यूल की तरह रीड कर रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सबसे मिनिमम रेंज क्या होगी कि लाइट माइक्रोस्कोप उसको रीड कर पाए, और वो क्या होती है हमारी 200 नैनोमीटर, या फिर क्या बोलते हैं उसको 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर, जो कि हम बोल रहे होते, ठीक है। तो क्या होगा आंसर हमारा, 0.2 नैनोमीटर नहीं होगा, 0.2 माइक्रोमीटर ही हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। माइक्रोमीटर को एमएम नहीं लिखते, माइक्रोमीटर को म्यू और एम लिखते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों लिखा है इन्होंने ऐसा, चलो जो भी है। तो आई गेस यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए ये वाला क्या कहते हैं, यहाँ पे हम आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, फिर नींद आने लगेगी सबको, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस वाले सेशन से आगे पीछे दुनिया से कोई भी आपको क्या कहते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछ देना है, ठीक है। कोई टॉपिक समझना है वो भी आपको कमेंट में ही पूछना पड़ेगा, अदरवाइज कोई है नहीं हमारे पास तरीका अभी, ठीक है। तो कुछ भी डाउट, कुछ भी चिंता भावना है, वहाँ पे आपने क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ देना है। अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टाटा।